बड़ी आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल करियर हवे में। तो आज हम लोग लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे, तो उसका कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको हम लोग फाइंड आउट करके रखे हैं। तो क्या है, एक विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत विभव, विभवांतर, एमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोध और ओम्स लॉ। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिसको हम लोग एक एक करके उसका डिफिनेशन और शॉर्ट में उसको समझने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से किसको क्या बोला जाता है, किसका क्या फंक्शन है, हम लोग इसको समझेंगे। तो फर्स्ट में है, हम लोग किसको देखेंगे, विद्युत धारा। किसको देखेंगे, विद्युत धारा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इंग्लिश में इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा का परिभाषा क्या होता है कि आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा, विद्युत धारा कहा जाता है। तो हम लोग परिभाषा में क्या देख लिए कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, यानी कि कितने समय में कितना चार्ज फ्लो होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो इकाई समय में, यूनिट टाइम में कितना चार्ज मेरा पास होता है किसी कंडक्टर से, उसी को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा बोला जाता है। ठीक है, इसको जनरली आई से इंडिकेट किया जाता है। तो आई का फॉर्मूला क्या हो गया मेरा, परिभाषा के हिसाब से आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि क्यू मेरा क्या है, एक चार्ज है, और टी मेरा क्या है, समय है। तो इकाई समय में रेट का हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका जो कितने यूनिट टाइम पर जो वर्क किया जाता है वही उसका रेट होता है। तो आई इक्वल टू का हम लोग पढ़ लिए, विद्युत धारा इक्वल टू कि चार्ज अपॉन टाइम। तो कितना इकाई समय में, यूनिट टाइम में कितना चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो होता है, उसी को बोला जाता है विद्युत धारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग के पास विद्युत परिपथ। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग के पास, दूसरा नंबर को क्या देख लेंगे, क्या है मेरा, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो विद्युत धारा के, विद्युत धारा के सतत या बंद परिपथ को, सतत या बंद परिपथ को विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लिए डिफिनेशन में कि विद्युत धारा के सतत या बंद। तो सतत का मतलब जो कंटिन्यूअसली फ्लो होता है, या बंद मतलब जो जिसमें करंट नहीं पास हो रहा है। तो विद्युत धारा के सतत या बंद परिपथ को विद्युत धारा कहा जाता है। इसको समझने के लिए हम लोग शॉर्ट वे में समझ लेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज को या तो इलेक्ट्रिसिटी को वन पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक ले जाने में हम लोग जो भी प्रोसेस यूज करते हैं, यानी कि जिसको बोला जाता है रास्ता, कि इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट हमको पहुंचाने के लिए जो हम लोग रास्ता के यूज करते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं एक तरह से वे, रोड जिसको बोला जाता है। तो उस व्यवस्था को क्या बोला जाता है, वैसी व्यवस्था जिसके माध्यम से हम विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ। ठीक है, रास्ता या व्यवस्था जिसके माध्यम से हम विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, विद्युत परिपथ। तो वही परिभाषा हम लोग क्या देख लिए कि विद्युत धारा के सतत या बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विद्युत विभव। क्या है मेरा, विद्युत विभव। विद्युत विभव जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका परिभाषा होता है इकाई आवेश को, इकाई आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी
बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। तो यूनिट चार्ज को अनंत से यानी कि इन्फिनिटी से, अगर हम किसी इकाई आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाने में जो हम लोग कार्य करते हैं, कार्य किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? विद्युत विभव बोला जाता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, विभवांतर। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग के पास, चौथा पॉइंट है विभवांतर, जिसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है। जिस तरह पानी हमेशा ऊंचा वाला जगह से नीचा वाला जगह की ओर जाता है, हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, उसी तरह जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो इसका नहीं हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का मेन रीजन क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस, जब तक विभवांतर नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट फ्लो नहीं हो सकता है। तो विभवांतर क्या है? तो इकाई आवेश को इसका परिभाषा हो जाएगा, इकाई आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लिए? विभव में क्या था? उसको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना था। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में ही वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक इसको ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसको विभवांतर बोला जाता है। इसका डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है, वो अनंत से विद्युतीय क्षेत्र तक लाना था, और क्या है? विद्युतीय क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। तो इकाई आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहा जाता है। और अभी हम लोग थोड़ा पहले चर्चा कर लिए कि जब तक विभवांतर नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं हो सकता है। जिस तरह बिना दाब अंतर में हवा का प्रवाह नहीं हो सकता है, जिस तरह बोला जाता है कि बिना ढलान वाला जगह में के सिवाय पानी का प्रवाह नहीं हो सकता है, उसी तरह बिना पोटेंशियल डिफरेंस के चार्ज का इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो संभव नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं विभवांतर के बाद आता है एमीटर। ठीक है, तो क्या है? ई एक यंत्र है। एमीटर क्या होता है? एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम किसी विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का मेजर कर सकते हैं। एमीटर क्या है? यह एक यंत्र है जिसके माध्यम से हम किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा हो जाएगा, वैसा यंत्र जिसके माध्यम वैसा यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापा जाता है, एमीटर कहलाता है। ठीक है, तो ये एक क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है,
और नोट में हम लोग एक चीज देख लेंगे कि एमीटर को कभी भी किस क्रम में जोड़ा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो श्रेणी क्रम में। तो एमीटर को विद्युत परिपथ में किसमें जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। किसमें जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो एमीटर का हम लोग किस तरह उसको सर्किट में ऐड करते हैं, किस बेसिस पर, तो किसमें जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। एमीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एमीटर को जान लिया। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा वोल्ट मीटर। अब क्या देखना है हमको, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो जिस तरह एमीटर एक यंत्र था उसी तरह वोल्ट मीटर भी क्या है, एक यंत्र है। एमीटर जिस तरह एक यंत्र था उसी तरह वोल्ट मीटर भी क्या है, एक यंत्र है। देखो वैसा यंत्र जिसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, वैसा यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ के विभवांतर को मापा जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में एमीटर के द्वारा किसको नाप लेते हैं, तो विद्युत धारा को। आदि क्या बनाता है, उसका जो अंतर होता है, विभव पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, उसको मापते हैं किसमें, वोल्ट मीटर में। वैसा यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ के विभवांतर को, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं, तो वोल्ट मीटर में। देखो इसका भी हम लोग एक नोट पॉइंट जान लेंगे कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, उसको किसमें जोड़े थे, श्रेणी क्रम में। इसको जोड़ते हैं समांतर क्रम में जोड़ा जाता। ठीक है, तो वोल्टमीटर को किसमें जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। एमीटर को किसमें जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, एमीटर भी क्या है, यंत्र है जिसके द्वारा किसको नापा जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है। वोल्टमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम किसको नापते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रतिरोध। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रेजिस्टेंस। हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रतिरोध। इसका परिभाषा है किसी, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, मना करना या रुकावट। प्रतिरोध का हम लोग ऐसे जनरली मीनिंग निकालते हैं, मना करना या रोकना। तो उसी के हिसाब से इसका परिभाषा भी है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करती है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लिए, अभी हम लोग इसका जनरल मीनिंग में जो हम लोग समझे, प्रतिरोध का मतलब होता है किसी को रोकना या मना करना। तो उसी के हिसाब से इसका परिभाषा भी है कि किसी चालक का वह गुण, चालक क्या होता है, जो जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट स्मूथली पास होता है, यानी कि आसानी से प्रवाहित होता है। तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित, तो चालक है, उस पर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। लेकिन प्रतिरोध क्या करता है, उसको फ्लो होने से रोकता है, उसका मार्ग में बाधा डालता है। तो प्रतिरोध का मतलब बाधा डालना। तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करती है, विरोध करती है, यानी कि बाधा डालती है। तो प्रतिरोध क्या है कि किसी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसको जाने से रोकता है या उसमें बाधा बनता है, मतलब किसी तरह का वो उसको एक तरह से बोला जाए तो रोकने का कोशिश करता है। तो वही क्या है, मेरा प्रतिरोध है। ठीक है,
जिसका SI मात्रक क्या होता है ओम, और ओम का सिंबल कैसे होता है ये। प्रतिरोध का SI यूनिट इसका यूनिट किसको किसे नापते हैं, तो इसका मात्रक होता है ओम, और ओम का सिंबल होता है ऐसे। ठीक है, अब आता है हम लोग ओम को जान लिए, ओम का सिंबल ये होता है जिसमें प्रतिरोध का वो मात्रक होता है। अब हम लोग आते हैं ओम का नियम। प्रतिरोध के बाद है ओम का नियम, जिसको ओम्स लॉ बोला जाता है। ठीक है, तो ओम का नियम क्या है, ओम का नियम। ठीक है, क्या हम लोग देख रहे हैं ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम। इसका नियम होता है किसी नियत ताप पर, लिखो इसका है ओम का नियम होता है नियत ताप पर किसी चालक से नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, अर्थात क्या होता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। ठीक है, तो ओम का नियम हमको क्या बताता है कि नियत ताप पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर, नियत ताप का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर उसमें क्या टेम्परेचर क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, उस चालक के प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर के समानुपाती होती है। अर्थात I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। ये होता है ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम का नियम हमको क्या बताता है कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में देखते हैं I इक्वल टू B। ठीक है, I इक्वल टू नहीं, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, यही है मेरा ओम का नियम। ठीक है, यह है ओम्स लॉ। अब इससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग विद्युत धारा पढ़ लिए, विद्युत धारा का मात्रक पढ़ लिए, विद्युत धारा को किस में नापा जाता है, विद्युत धारा को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, विद्युत धारा का फ्लो किस कारण होता है, ये सब जान गए। अब हम लोग देखेंगे तो विद्युत धारा का जो संयोजन होता है उसको जोड़ने का, विद्युत धारा को उसको जोड़ने का प्रोसेस। ठीक है, तो विद्युत धारा का संयोजन कैसे होता है, सॉरी विद्युत धारा का संयोजन नहीं, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, इसको दो तरह से जोड़ा जाता है, एक होता है श्रेणीक्रम संयोजन, एक होता है श्रेणीक्रम संयोजन, और दूसरा होता है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। इसको बोला जाता है पार्श्व
क्रम संयोजन। ठीक है, तो पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, मतलब जब हम दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो उसको हम लोग कितना तरह से जोड़ सकते हैं, तो एक श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो हम लोग अब एक एक करके जान लेंगे कि किस तरह से श्रेणी क्रम संयोजन किसको बोला जाता है, समांतर संयोजन क्रम संयोजन किसको बोला जाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन मतलब होता है कि अगर बहुत सारा मेरा रेजिस्टेंस है मेरे पास, सपोज 1 2 3, तो इसका दो गो एंड होता है जिसको हम लोग एक प्लस बोलते हैं एक माइनस बोलते हैं, प्लस बोलते हैं माइनस बोलते हैं, प्लस बोलते हैं माइनस बोलते हैं। तो इसको हम दो तरह से जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम में एक समांतर क्रम में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है कि प्लस माइनस, फिर यहां पर जोड़ेंगे, अगला का क्या हो जाएगा, इसका प्लस माइनस जुड़ेगा इसका प्लस के साथ, और ये हो गया माइनस। ये सपोज मेरा रेजिस्टेंस है और ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस तो फिर प्लस। जैसे हम लोग टॉर्च में बैटरी, पहले हम लोग जो सेल वाला बैटरी था, सॉरी सेल वाला टॉर्च था, उसमें क्या होता था, बैटरी को ऐसे करने से कनेक्ट किया जाता था, 2 3 4 5 बैटरी जो भी रहता था, तो इसका क्या होता था, ई प्लस ई इसका बॉडी माइनस, फिर इसका प्लस यहाँ टच करता था, इसका माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, मतलब प्लस माइनस जो जोड़ते जाते थे वो हो गया मेरा श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, नेक्स्ट समांतर क्रम क्या होता है, तो ये मेरा रेजिस्टेंस है, इसका प्लस है माइनस है, ये मेरा रेजिस्टेंस है प्लस है माइनस है, ये मेरा रेजिस्टेंस है प्लस है माइनस है। अब क्या करना है, सबका प्लस पॉइंट को एक साथ और सबका माइनस पॉइंट को एक साथ जोड़ के, जैसे 2 3 तार को एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं, तो इसका सबका प्लस एक साथ और सबका माइनस एक साथ को जोड़ देते हैं, और उसको फिर हम लोग किसमें सप्लाई देते हैं, बैटरी से, तब जाके उसमें करंट फ्लो होता है। तो वही हो गया मेरा समांतर क्रम, यानी कि श्रेणी क्रम में क्या करना है, प्लस माइनस ऐसे करके कॉम्बिनेशन मेरा बढ़ते जाता है, और समांतर क्रम में क्या हो जाता है कि 2 3 4 5 जो भी मेरे पास रेजिस्टेंस रहेगा उसका क्या हो जाएगा, सबका प्लस एंड को एक साथ और सबका माइनस एंड को एक साथ करके जोड़ा जाता है, तो हो गया मेरा वो समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब इस पे जो एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकलता है। तो पहला जो क्वेश्चन होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 को सत्यापित करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, आर एस मतलब श्रेणी क्रम, आर एस का मतलब सीरीज, सीरीज को बोला जाता है श्रेणी क्रम। तो आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 को सत्यापित करें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले कि इसका, इसमें दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन, इसको श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसका हो जाएगा जब पहले प्रतिरोध, जब पहले प्रतिरोध के दूसरे, जब पहले प्रतिरोध के दूसरे छोर को दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से तथा दूसरे प्रतिरोध
के दूसरे छोर को तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जोड़ा जाता है तो इस संयोजन को श्रेणीक्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक है, तो इससे पहले भी हम लोग देख लिए कि श्रेणीक्रम संयोजन किसको बोला जाता है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके जो हम करेक्शन करते हैं उसको बोला जाता है श्रेणीक्रम संयोजन। तो वही चीज को हम लोग लिख दिए हैं थोड़ा सजा के कि पहले प्रतिरोध का दूसरे छोर, तो सपोज ये मेरा 3 को रेजिस्टेंस है, तो ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, तो पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर कौन हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर को किसके साथ जोड़ना है, तो दूसरे प्रतिरोध का ही पहला इसके साथ जोड़े हैं। तो जब पहले प्रतिरोध के दूसरे छोर को दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से तथा तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, तो परिभाषा में वही चीज लिखा है कि जब पहले प्रतिरोध के दूसरे छोर को दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे छोर को तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को क्या बोला जाता है, श्रेणीक्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका तो आंसर हमको मिल गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, को RS = R1 + R2 + R3, यानी कि श्रेणीक्रम संयोजन को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अब इसके आगे स्टेप में देखते हैं। तो इसके लिए एक पहले फोटो बनाते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग एक डायग्राम बनाए, एक फोटो बनाए हैं जिसमें हमको क्या दिख रहा है कि ये मेरे का है एक बैटरी है जिसको सेल बोला जाता है। ये क्या है, मेरा बैटरी है, बैटरी का सिंबल है। ये क्या है, के मतलब ये कुंजी है, मतलब जिसको हम लोग स्विच बोलते हैं, ऑन और या ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है, ये एमीटर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का, इसमें हम लोग सर्किट का विद्युत धारा को इसमें मेजर करते हैं, एमीटर। और यहाँ पर 3 को दिख रहा है, R1 R2 R3 क्या है, मेरा 3 रेजिस्टेंस है, जिससे होकर मेरा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो हो रहा है। देखिए फ्लो का भी
डायरेक्शन दिया हुआ है, एरो हेड इधर से जा रहा है, इधर से मूव हो रहा है, यानी कि मेरा ये क्या है अभी, जिसको अभी हम लोग बंद और सतत बोले थे, तो ये मेरा क्या है सतत, मतलब अभी करंट फ्लो हो रहा है इसमें। ठीक है, ये डायग्राम हमको क्या बता रहा है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है जिसको बोला जाता है वोल्टमीटर, उसके बीच का विभवांतर को उसमें हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इसका क्या बोलते हैं, आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री को हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे, तो डायग्राम के हिसाब से हम दो लाइन लिख लेंगे कि माना कि विद्युत धारा I प्रतिरोधों R1 R2 तथा प्रतिरोधों R3 से प्रवाहित होकर विभवांतर भी उत्पन्न करती है। ठीक है, माना कि विद्युत धारा I प्रतिरोधों R1 R2 तथा R3 से प्रवाहित होकर, मतलब उससे होकर पार होती है, तो हमको क्या मिलता है, क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर भी क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है। तो ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर। क्या होता है ओम का नियम, V समानुपाती I, लोग यही पढ़े थे, V समानुपाती I, या तो इसी को लिख सकते हैं I समानुपाती V। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक ले लेंगे, समानुपाती है तो V समानुपाती I। तो जब हम लोग समानुपाती हटाते हैं तो V इक्वल टू R इंटू आई, जिसको हम लोग बोलते हैं V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, यहां पर R क्या है, R एक कांस्टेंट है जिसको प्रतिरोध बोला जाता है, तो V इसी प्रकार V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R1, V2 इक्वल टू I R2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी 1 कर देते हैं, यहाँ पर भी 1 कर देते हैं, सब में जब 1 लिए हैं तो 1 1, V3 इक्वल टू I R I3 R3। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इक्वेशन 1 2 और 3 को ऐड करना है, तो इक्वेशन 1 2 एवं 3 को जोड़ने पर क्या करना है, इक्वेशन 1 2 और 3 को जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ना है, इसके स्तंभ के हिसाब से रो वाइज जोड़ेंगे, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, इधर का हो गया, तो I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, इधर आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, हम एक लाइन लिख लेंगे, चूंकि V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V, यहां पर मेरा क्या है, खाली V1 है, यानी कि विभवांतर क्या है मेरा B है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू B एज्यूम कर लिए, एंड और तथा I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू I। पूरा सर्किट में मेरा कौन सा इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो I, इसमें I1 I2 I3 नहीं है, इसलिए I1 को भी हम I मान लिए, I2 को भी I मान लिए, और I3 को भी क्या मान लिए, I मान लिए। ठीक है, तो अब ई वैल्यू टर्म को इसमें पुट करेंगे, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू क्या ले लिए हैं, B, तो इसके बदले क्या लिख देंगे, B इक्वल टू I1 R1, तो I1 के जगह भी क्या लिखना है, I, ताकि सब के इक्वल टू I लिए हैं, तो R1, I2 के जगह भी क्या लेना है, I R2, और I3 के जगह भी क्या लेना है, I
R3। अब क्या हो गया, V इक्वल टू आई, सब में आई आ गया तो आई कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अब फिर से ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो V की जगह क्या लिख सकते हैं हम, आई आर लिख सकते हैं। तो V की जगह लिख देंगे आई आर इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, आई आई मेरा कैंसिल हो गया, तो R इक्वल टू क्या आ गया मेरा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये था मेरा, इसी को RS बोला जाता है। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसका जो हम लोग परिभाषा लिखे थे उसी के साथ इसको इंक्लूड करना है, क्योंकि मेरा एक 5 मार्क्स का फुल आंसर हो गया। ठीक है।